एक ऐसा पावर रखने वाला सामुराई जिसने की स्वॉर्ड की कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। उसके सामने तो पूरी सेना भी टिक नहीं पाती, लेकिन सेल्फिश लोगों ने उसकी कुर्बानी बहुत ही बुरी तरीके से यूज की। इस एंशिएंट कहानी की शुरुआत होती है जापान के क्योटो रीजन को दिखाते हुए। इस समय एक रेबल ग्रुप और शेगन ट्रूप्स के बीच में बहुत ही बड़ी जंग चल रही थी। इस जगह पर सालों से शेगन ट्रूप्स के लोग राज किया करते थे और वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही रूल्स बनाते। उन्होंने तो लोगों पर अत्याचार भी करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन एक रेबल ग्रुप होता है जो कि उनसे हमेशा फाइट करने के लिए रेडी रहता, और अब रेबल ग्रुप अपनी बड़ी सी सेना लेकर शेगन ट्रूप्स के बीच में हमला कर देते। ये लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन अब ये एकदम पीक पर होती है। यहाँ से डिसाइड होगा कि आगे इस पूरे रीजन और पूरे कंट्री को कौन चलाएगा। एक तरफ थे रेबल ग्रुप जो शांति चाहते थे, और वहीं दूसरी तरफ शेगन ट्रूप्स के लोग जो बहुत ही गुस्सैल होते हैं। अगर उन्हें एक बार सत्ता वापस मिल गई तो शायद वो पूरी तरीके से सब कुछ तबाह कर देंगे। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि रेबल ग्रुप्स वाले बहुत ही ज्यादा तैयारी करके आए थे। उन्होंने हर एक चीजें अपने प्लान के हिसाब से की और कई सैनिकों को मार गिराया। शेगन ट्रूप्स के बहुत सैनिक मारे जा चुके थे और अब उनकी संख्या भी कम हो चुकी होती है। बहुत टाइम तक इतनी ज्यादा लड़ाई होने के बाद आखिरकार ये डिसाइड कर लिया जाता है कि रेबल ग्रुप जीत चुकी है। उन्होंने अपना झंडा भी गाड़ दिया और इस पूरे रीजन पर कब्जा कर लिया। अब इस हार को शेगन ट्रूप्स के लोग मान ही नहीं रहे थे। शेगन ट्रूप्स का एक कमांडर होता है जिसका नाम हाजिमे था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और रेबल ग्रुप के हर एक चीजों को क्रिटिसाइज करता है। हाजिमे ने तो रेबल ग्रुप के केंसी नाम के एक योद्धा को बहुत बुरी तरीके से चैलेंज किया। दरअसल यहाँ केंसी एक सामुराई होता है जो उस खानदान से बिलोंग करता था जिसका नाम बाटुसाई होता है। बाटुसाई ऐसा सामुराई था जो एक ही स्लैश में किसी इंसान को खत्म कर देता। तो केंसी बाटुसाई की जनरेशन से बिलोंग करता है और शायद उसमें भी वो सारी डीएनए और एबिलिटीज मौजूद हैं जो बाटुसाई के अंदर ऑब्वियस थी। केंसी ने भी इस लड़ाई में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया होता है। लेकिन सेकंड ट्रूप के कमांडर हाजिमे जब केंसी को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं तो केंसी ने अपनी तलवार नीचे रख दी थी। वो पहले ही इतने सारे लोगों को मार चुका था और अब उनकी जीतने के बाद उसे किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। केंसी ने यहाँ तो अपने फैमिली से वादा भी किया था कि ये लड़ाई खत्म होने पर वो सब कुछ छोड़ देगा। केंसी ने अपनी तलवार वहीं पर गाड़ कर रख दी जिस पर हजारों सैनिकों का ब्लड लगा हुआ था। इससे प्रूफ होता है कि वो कितना बड़ा सामुराई है। शैगन ट्रूप्स पूरी तरीके से टूट चुका था और उसकी सत्ता भी खत्म हो गई होती है। इसी तरीके से कई ज्यादा समय बीतते चले गए और अब यहाँ 10 साल बाद का मोमेंट दिखाया जाता है। जापान एक बहुत ही पीसफुल कंट्री बन चुकी थी जिस पर रेबल्स के ग्रुप ही राज किया करते थे। वो चारों तरफ शांति पाना चाहते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। अब हमें एक बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा क्रूअल था। उसे जापानीज गवर्नमेंट का पूरी सत्ता गिरानी थी। वो हर समय ट्राई करता कि गवर्नमेंट के बीच दंगे फसाद लगा सके जिससे उनमें आपसी दुश्मनी हो जाए। बात ये थी कि ये बिजनेसमैन बहुत ही अजीब अजीब तरीके के ड्रग्स बनाता और अलग अलग कंट्री में सप्लाई करता। बट न्यू जापानीज गवर्नमेंट ने तो ये पूरी चीजों पर पाबंदी लगाई होती है। बिजनेसमैन किसी भी तरीके से अपने नए नए ड्रग्स बेचता है और अपने प्रॉफिट निकालता है। इस समय उस बिजनेसमैन ने कुछ अलग कंपाउंड को कंबाइन करके ड्रग्स बनाने के लिए बोला। वहाँ पर 2 लोग आए थे जिनमें से एक लेडी और एक आदमी होता है। दोनों के कंपाउंड बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें से बिजनेसमैन सिर्फ एक ही लेना चाहता था। उस बिजनेसमैन की ये बात पहले से क्लियर थी कि जिसका वो पसंद आएगा वो जिंदा तो रहेगा, लेकिन दूसरा वाला मर जाएगा, क्योंकि वो किसी भी तरीके से अपना कंपटीशन नहीं बनाना चाहता। एंड में डिसाइड करता है कि वो लेडी का कंपाउंड और ड्रग्स एक्सेप्ट करेगा, यानी उस आदमी को अब मरना होगा। वो आदमी भी पूरी तरीके से समझ गया था, इसीलिए जब बिजनेसमैन के साथी उसे पकड़ने जाते हैं तो वो खिड़की से कूदकर भाग गया। बिजनेसमैन ने तुरंत अपने साथियों को कहा कि उसे ढूंढकर वहीं पर मार दो। हमें कुछ दिनों के बाद उसी आदमी की डेड बॉडी सड़क पर दिखाई देती है। उसकी पूरी बॉडी पर तलवारों के निशान मारे गए थे, जैसे कि किसी सैनिक या फिर सामुराई ने उसका कत्ल किया हो। उस जगह पर कई सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आते हैं और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करने लगे। उनमें से एक ऑफिसर उस आदमी के ऊपर मारे गए निशानों को देखकर कहता है कि शायद ये बाटुसाई फैमिली के सामुराइज का किया धरा है, और इस समय सिर्फ बाटुसाई की फैमिली से सिर्फ केंसी बचा हुआ है। चारों तरफ अब यह अफवाह फैलने लगी थी कि बाटुसाई के सामुराई लोगों को लगातार मार रहे हैं। उन्होंने तो मर्डर भी करना स्टार्ट कर दिया है। केंसी और उसके सामुराइज की फोटोज भी चारों तरफ लगा दी गई थी। वहाँ इतने सालों बाद केंसी काफी बड़ा हो चुका था और जब वो अपने पोस्टर्स को देखता है तो चौंक गया, क्योंकि उसने तो किसी का भी मर्डर नहीं किया होता। लगता है किसी को गलतफहमी हो चुकी है और वो सामुराइज का नाम बदनाम करना चाहता है। अचानक अब केंसी के पीछे से एक लेडी ने हमला कर दिया। वो लेडी ऐसा समझ रही थी कि केंसी वो सामुराई है जिसने मर्डर किया है और उसी के ही फोटोज सारी जगह पर लगाए गए।
कैंसी तुरंत ही अपने आप को संभालता है और उस लेडी को समझाने की कोशिश करता है। कैंसी ने तुरंत ही तलवार निकालकर कियोरो नाम की उस लड़की को दिखाया कि ये तो एक सैंपल तलवार है, इसमें जरा सी भी धार नहीं है, ये तो प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है। वो तो सिर्फ यहाँ पर कुछ सामान खरीदने आया था और घर जा रहा था। कियोरो जब ये बात सुनती है तो उसे लगने लगा कि शायद उसने गलती कर दी है, कैंसी तो एक नॉर्मल आदमी लग रहा है। कियोरो तो कैंसी से माफी मांगकर वहाँ से अब चली जाती है। हमें अब वही ऑफिसर दिखाया गया जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसी बिजनेसमैन के पास पहुंच गया होता है। कहीं ना कहीं ऑफिसर को बिजनेसमैन के ऊपर शक था। वो तो आकर उससे पूछने भी लगा कि आखिर तुमने उस आदमी को क्यों मरवाया। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ऑफिसर के पास कोई भी एविडेंस नहीं थे जिससे ये प्रूव हो सके कि ये काम बिजनेसमैन ने किया है, और बिजनेसमैन का लॉयर भी यही बोल रहा था। इसीलिए ऑफिसर अब इस तरीके से बिजनेसमैन को नहीं अरेस्ट कर सकता। जब वो बिजनेसमैन अपने मेन हेडक्वार्टर में पहुंचता है तो उसके आदमियों ने बताया कि मेग्यूमी नाम की वो लेडी गायब हो चुकी है, यानी कि वो सारे सैंपल्स लेकर भाग गई थी। बिजनेसमैन इससे बहुत गुस्सा होने लगा और अपने आदमियों को कहता है कि तुम सब उसे मत ढूंढो, वो तो एक अपने स्पेशल आदमी को ये काम दे रहा था। उसका नाम तो जीने होता है जो सामुराई फैमिली से बिलोंग करता था। जीनो को बिजनेसमैन ने आदेश दे दिया कि तुम उस लेडी को जल्द से जल्द पकड़ कर लेकर आओ। हमें पता चला कि जीमे वो सामुराई है जो शैगुन ट्रूप से बिलोंग करता था, यानी कि कैंसी के ग्रुप के एनिमीज। हमें तो दूसरी तरफ मेग्यूमी दिखाई गई जो एक पुलिस स्टेशन के अंदर अपने आप को सेफ पा रही थी। उसने सारी बातें ऑफिसर को बता दी होती हैं और उससे छुपने की जगह भी मिल गई। लेकिन किसी न किसी तरीके से जीने नाम के उस आदमी को उसकी लोकेशन का पता चल गया था। जीने तो अपनी खौफनाक तलवार लेकर अंदर घुस गया और सामने आने वाले हर एक पुलिस ऑफिसर को मारने लगा। उसकी भी मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा होती है, एक एक करके वो हर एक पुलिस ऑफिसर को ही मारने लगा। मेग्यूमी को जब ये पता चलता है तो वो तुरंत ही खिड़की वाले रास्ते से भागने लगी। सारे ऑफिसर्स को मारने के बाद जीने काफी गुस्सा होता है कि वो मेग्यूमी को पकड़ नहीं पाया। लेकिन जब वो एक मेन ऑफिसर को मारते हुए नीचे आता है तो उसके सामने कियोरो मौजूद थी। कियोरो को तो अब यहाँ जीने का हुलिया देखकर यही लगने लगा कि यही वो सामुराई है जिसने हाल ही में इतने मर्डर्स किए हैं। कियोरो का तो पर्सनल रीजन था उस सामुराई से बदला लेने का, क्योंकि सामुराई ने उसके मॉम एंड डैड को कई साल पहले मार दिया था। कियोरो अब बहुत ही तेजी से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन जीनी तो उसे बड़े आराम से रोक देता है। वो तो उसे नीचे गिरा दे रहा था और शायद उस पर हमला भी करने जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ से हमें कैंसी भागता हुआ दिखाई दिया। कैंसी को शायद इस पूरी सिचुएशन का पता चल गया है। कैंसी तो सबसे पहले वहां आकर कियोरो को साइड में करता है। अब कैंसी जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा था उन चीजों को देखकर जीनी समझ गया कि ये वही सामुराई है जो कि रेबल ग्रुप से बिलोंग करता था और ये सबसे बेस्ट होता है। जीने तो शेगन ग्रुप से बिलोंग करने के कारण वो कैंसी से बदला लेना चाहता था। उस समय पर उनकी फाइट होने ही जाती है, तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स और आ गए। उन पुलिस ऑफिसर्स को देखकर जीनी उनसे लड़ने चला गया, जिससे कि कैंसी को मौका मिल जाता है और वो कियोरो को वहां से दूर लेकर चला गया। जीनी नाम के उस सामुराई ने तो बहुत ज्यादा लोगों की जानें ले ली थी। कियोरो तो कैंसी को लेकर अब सीधा अपने घर पर आ जाती है, जो एक बहुत ही बड़ा प्लेस था। कैंसी इन चीजों को देखकर कियोरो के घर के बारे में पूछने लगा। कियोरो ये बताती है कि कुछ साल पहले ये उसके ग्रैंडफादर का हुआ करता था और वो एक स्कूल चलाते थे। स्कूल के अंदर वो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दिया करते, लेकिन ये सब तब खत्म हो गया जब बाटुसाई ने उनके ग्रैंडफादर को मार दिया होता है। और तब से ही कैंसी बाटुसाई नाम के उस सामुराई से नफरत करती है और उससे बदला लेना चाहती है। लेकिन जब कियोरो को पता चलेगा कि सामुराई जिसे वो इतना खोज रही है वो और कोई नहीं बल्कि कैंसी ही है, तो वो उसके साथ किस तरीके से बर्ताव करेगी। कियोरो तो अब कैंसी को अपना दोस्त मानने लगी थी, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है। वो तो अपने एक स्टूडेंट से भी मिलाती है जो यहाँ पर रहता था और यहाँ की देखरेख करता था। कियोरो के ग्रैंडफादर की वजह से ही सारे बच्चे आते थे, लेकिन उनके जाने के बाद ये स्कूल बंद हो गया। अब कैंसी कुछ काम के लिए वापस निकल जाता है। अब कुछ देर बाद हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि अब उसी स्कूल के अंदर घुसने लगे थे। वो बहुत ही ज्यादा क्रूरल लोग होते हैं जो कि उस जगह पर कियोरो से उस जगह को खरीदने आए थे। वो जबरदस्ती उसे बेचने के लिए कहते हैं, लेकिन कियोरो ने कहा कि ये मेरे ग्रैंडफादर और पूरे खानदान की निशानी है, वो इसे इस तरीके से कभी नहीं बेचेगी। इसी बात पर वो सभी लोग कियोरो को टॉर्चर करने लगे और उससे जबरदस्ती ये जगह उसे देने के लिए कहते हैं। कियोरो अकेली थी और वहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद थे, यानी वो अकेले तो उनसे बिल्कुल नहीं लड़ सकती। अच्छी बात तो ये हो गई कि कैंसी उस जगह पर आने लगा था। कैंसी जब इतने सारे लोगों को देखता है तो वो चुप तो नहीं बैठता, इसीलिए अब उसने विदाउट किसी वेपन के उनसे लड़ना स्टार्ट किया। कैंसी उसकी दोस्त है और वो उसे चोट नहीं पहुंचने देगा। चौंकाने वाली बात ये थी कि कैंसी के पास बिल्कुल वेपन ना होने पर भी वो उनसे टक्कर ले रहा था। उन्हें हमला करने का मौका ना देते हुए वो लगातार उनसे फाइट करने लगा। उसने अंदर जाते ही सिर्फ और सिर्फ 2 लकड़ी के टुकड़ों से ही सभी को ढेर कर दिया होता है।
इतनी ज्यादा फाइटिंग स्पीड उनमें से किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। जो भी केंसी पर हमला करने जाता वो उसे ही पहले मारकर गिरा देता। अब इस मोमेंट पर जाकर केंसी अपना रियल रूप दिखाता है। उसने आखिरकार अपना वेपन निकाल लिया, यानी कि वो कटाना जो सामुराई यूज किया करते थे। और अब सभी के सामने ये सच्चाई आ जाती है कि केंसी कोई और नहीं बल्कि बाटुसाई का वो आखिरी मेंबर है जिसके बारे में पूरे शहर में अफवाह फैली हुई है। यहाँ तक कि क्योरू भी इन चीजों के बारे में पता करके बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई। इसका मतलब ये था कि वो जिस सामुराई को ढूंढ रही है वो तो हमेशा से उसके सामने था। केंसी नाम के उस सामुराई से तो अब कोई भी लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इसका मतलब अपनी जान की कुर्बानी देना होगा। केंसी वन हैंडेडली उन्हें डोमिनेट कर रहा था। बट सब कुछ सॉल्व होने के बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो सभी को पकड़ कर लेकर जाने लगे। वो ऑफिसर भी इन सभी चीजों में शामिल होता है, जो कि केंसी को पकड़वा के यामागाटा नाम के एक एम्परर के पास लेकर आ गया। यामागाटा जापान की गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड मेंबर होता है। ऑफिसर ने यामागाटा को केंसी के बारे में सब कुछ बता दिया था कि कैसे वही सामुराई का आखिरी वंशज है और इसी ने अकेले ही इतने सारे लोगों की जान ली थी। तो इसीलिए अब यामागाटा केंसी से कहते हैं कि तुम मेरे लिए काम करो। मैं नहीं चाहता कि हमारा देश बहुत सारे ड्रग डीलर्स और उनके जानलेवा दवाइयों से एकदम मर जाए। इसीलिए यामागाटा केंसी से कह रहे थे कि तुम उन ड्रग डीलर्स की पूरी कंपनी तबाह कर दो जो चोरी चुपके ये इलीगल काम कर रहे हैं। अब इतना बोलने के बाद पता नहीं केंसी ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि उसने पहले ही कसम ली थी कि वो किसी की जान नहीं लेगा। उसने ये सारी लड़ाई झगड़े की चीजें छोड़ दी हैं और सिर्फ एकदम शांति से रहने का डिसाइड किया है। यामागाटा केंसी की इस बात की सहमति रखते हैं, बट ऑफिसर को अब केंसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो देखना चाहता था कि केंसी कितना ताकतवर है। ऑफिसर तो अब केंसी को बाहर लेके जाकर उससे फाइटिंग का चैलेंज करने लगा, इसीलिए अब वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। चौंकाने वाली बात ये थी कि ऑफिसर भी बहुत अच्छा फाइटिंग जानता था। उसने तो केंसी के साथ लड़ते हुए उसे बहुत अच्छी टक्कर दी, लेकिन बीच में ही यामागाटा ने उन्हें रोक लिया। यामागाटा केंसी से कहते हैं कि वो तुम्हें फोर्स नहीं करने वाले, इसीलिए तुम्हें कैद ना करते हुए आजाद कर दिया जाता है। केंसी भी अब उस जगह से चला गया। दूसरी तरफ हमें मेग्यूमी नाम की वो लेडी दिखाई जाती है जिसके पास ड्रग्स के वो फॉर्मूले मौजूद थे। मेग्यूमी छुपते हुए फिर रही थी, क्योंकि जरा भी अगर सैनिकों को पता चला तो वो उसे वापस उसी बिजनेसमैन के पास लेकर चले जाएंगे। मेग्यूमी को वही लड़का मिलता है जो कियोरी के स्कूल में पढ़ रहा था। मेग्यूमी बहुत ज्यादा घायल थी तो वो बच्चा उसे अपने पास लेकर आ जाता है। अब जब यहाँ केंसी बाहर निकल रहा था तो उसके सामने क्योरू आ जाती है। क्योरू को पता था कि केंसी का कोई घर नहीं है, इसीलिए उसने अपने घर पर रहने के लिए उसे इनवाइट किया। ताज्जुब की बात थी कि क्योरू को पता है कि केंसी ही उसके ग्रैंडफादर और फैमिली को मारने वाला कातिल है, लेकिन फिर भी वो केंसी से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही होती है। ये सब इसीलिए हो सकता है क्योंकि केंसी भले ही एक कातिल हो सकता था, लेकिन उसने अपने आप को सुधारने की अब बहुत कोशिश की है और वो एक अच्छा आदमी बन चुका है। केंसी भी इस ऑफर को ठुकराता नहीं और क्योरू के साथ उसके घर चला जाता है। वहाँ पर वो छोटा लड़का मेग्यूमी को पहले से ही ला कर रखा हुआ था। उस जगह पर जब तक केंसी है तब तक उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मेग्यूमी भी अपना इंट्रोडक्शन केंसी को देती है और उससे हाथ मिलाकर फ्रेंडशिप कर लेती है, यानी अब वो सब एक परिवार बन चुके हैं। अब हमें यहाँ क्योरू दिखाई गई जिसने कि केंसी और मेग्यूमी को अपने साथ डिनर पार्टी पर बुलाया होता है। वो सभी आखिरकार एक दूसरे के अच्छे दोस्त जो बन चुके होते हैं। एक साथ वो सभी बैठकर बहुत सारी बातें शेयर कर रहे थे। अब केंसी ने इन चीजों को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, वो हमेशा से अकेला ही रहता आया है, लेकिन इस मोमेंट पर उसे लग रहा था कि उसके अच्छे दोस्त हैं और उसके लाइफ में फैमिली बहुत जरूरी है। केंसी का कई साल पहले परिवार हुआ करता था और वो उन्हीं मोमेंट को याद करने लगा। बट अब उस रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री होती है बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन के साथ उसके सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। बिजनेसमैन को भी यहाँ केंसी के बारे में पता चल गया होता है कि वो सामुराइज में से एक है जो कि बाटुसाई फैमिली से बिलोंग करता है। इसीलिए बिजनेसमैन केंसी के सामने कई सारे पैसे रखता है। उसने ये मनी केंसी को ऑफर की और कहा कि तुम मेरे लिए काम करो, वो हमेशा इसी तरीके से पैसे देते रहेगा। लेकिन केंसी वहाँ पर अपना खाना खत्म करता है और बिजनेसमैन की बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, यानी एक तरीके से उसने बिजनेसमैन के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। बिजनेसमैन इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि आज तक उसे जितने भी रिजेक्ट किया है वो मरा है, बट इस तरीके से वो केंसी को तो नहीं मार सकता। थोड़ी देर में अब वहाँ एक और फाइटर आता है जिसका नाम सेगारा था। सेगारा के पास बड़ा वेपन होता है जिससे वो किसी को भी हमला करके खत्म तो कर सकता है, और अब वो उस जगह पर आकर बिजनेसमैन से कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। ये इसीलिए क्योंकि सेगारा को अपनी फैमिली चलाने के लिए पैसे चाहिए थे। बट यहाँ बिजनेसमैन समझ नहीं पाता कि सेगारा केंसी के बराबर है भी कि नहीं। यही प्रूव करने के लिए जब केंसी और बाकी लोग बिना कोई कियोस मचाए बाहर निकलते हैं तो सेगारा एक ब्रिज पर जाकर केंसी को लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा था।
वो ये दिखाना चाहता है बिजनेसमैन को कि वो केंसी के बराबर है। बट शॉकिंग बात तो ये थी कि लगातार सेगारा हमला करने के बावजूद भी केंसी उसके वार से बचते जा रहा था। वो तो पलटवार करने का एफर्ट भी नहीं डालता। केंसी ने हर एक वार को बहुत अच्छी तरीके से डॉज किया और इससे ये क्लियर हो जाता है कि सेगारा उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है। केंसी ने तो अपने पैर से सेगारा की तलवार को भी पकड़ लिया था, बट सेगारा उसे ऊपर उछालता है तो फिर भी वो नीचे घूम के केंसी वापस खड़ा हो गया। केंसी ने सेगारा को बिजनेसमैन की सच्चाई बताई कि वो कितने इलीगल काम करता है और अगर सेगारा इन फ्यूचर बिजनेसमैन के साथ काम करेगा तो वो भी अपराधी कहलाएगा। केंसी की ये बातें सुनने के बाद सेगारा समझ जाता है, यानी कि अब वो आगे से बिजनेसमैन के लिए काम नहीं करेगा। हमें अब दूसरी तरफ जी ने दिखाया गया जो कि अभी भी लगातार सामुराई यानी कि केंसी को ढूंढ रहा होता है अपना बदला लेने के लिए। इन सारी चीजों की वजह से उसने सागिने ग्रुप के कुछ लोगों पर हमला किया, यानी वो अपने ही कम्युनिटी के लोगों को मार रहा होता है। अगले दिन जब पुलिस ऑफिसर और कई लोगों को ये बात पता चली तो वो इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि उस जगह पर केंसी भी मौजूद था। केंसी ये देख पा रहा होता है कि जिस आदमी को मारा गया है उसकी वाइफ वहां आई है और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। इन चीजों को नोटिस करने के बाद केंसी को अपनी चीजें याद आने लगती हैं जो कई साल पहले उसकी वाइफ के साथ घटी थी। उसकी वाइफ के भी घर वालों को किसी बुरे ग्रुप ने मार दिया था। केंसी को ऐसा लग रहा होता है कि सच में उसकी वाइफ सामने मौजूद है। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा निराशा दिख रही थी क्योंकि उसकी फैमिली एक ही रात में खत्म हो चुकी होती है। केंसी अब थोड़ा सा पास्ट में चला जाता है और ये सोचता है कि कैसे उसने कितने लोगों की जानें ली हैं, लेकिन उसके ऊपर हमला करने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे जिन्होंने उसके गालों पर निशान दिए हैं। केंसी सोचने लगा कि उसने ना लड़ने की कसम खाई है, बट इन चीजों के बावजूद अत्याचार खत्म नहीं हुआ है। अभी भी उसके आसपास जब भी अत्याचार होता है तो वो उससे लड़ने चले जाता है। केंसी इस बात से दुख था कि वो अपनी फुल पोटेंशियल को अप्लाई नहीं कर सकता अपने लिए गए प्रॉमिस की वजह से। केंसी तो अब बड़े आराम से कियोरू मेगुमी के साथ वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारने लगा था। उसे उन लोगों के साथ बहुत ही अपनापन महसूस होता है। साथ ही साथ केंसी ये भी सोचता है कि जब भी उसके आसपास किसी को मदद की जरूरत होगी वो उसकी मदद करेगा। अब एक दिन अचानक उनके पास एक आदमी आता है जो उसकी बेटी बीमार हो चुकी थी। उसकी बेटी को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, नहीं तो वो बच नहीं पाएगी। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसी के जैसे ही कई और लोग बीमारी का शिकार होकर उनके पास आ रहे थे। ऐसा लग रहा होता है कि एक ही साथ महामारी फैल चुकी है। केंसी मेगुमी कियोरू पूरी तरीके से उनकी मदद करने में लग गए। अच्छी बात तो ये थी कि मेगुमी मेडिकल स्टूडेंट होती है, उसे इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी, तो उसने जिन जिन कंपाउंड्स को लाकर कंबाइन करने के लिए कहा तो केंसी और कियोरू उसे करने में लग जाते हैं। मेगुमी ने तुरंत ही एनालाइज करके कुछ ऐसी जड़ी बूटियां बनाई जिससे कि उन सभी को हुई बीमारी को ठीक किया जा सकता है और एट द एंड वो सब ठीक भी हो गए थे। केंसी तो मेगुमी की इस स्किल को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो उससे पूछने लगा कि इन सभी को आखिर हुआ क्या था। तब जाकर मेगुमी बताती है कि ये उस बिजनेसमैन ने किया है और उन लोगों ने कुछ ऐसे जहरीले ड्रग्स पानी के अंदर डाल दिए जो ये पूरे गांव वाले पीते हैं। इस वजह से उन सभी को ये बीमारी होने लगी। यानी वो बिजनेसमैन हम सबसे बदला लेना चाहता है क्योंकि केंसी ने भी उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। केंसी अब इन चीजों पर बहुत बार सोचता है क्योंकि भले उसने किसी को न मारने की प्रॉमिस ली होती है, बट इतना अत्याचार उस बिजनेसमैन का बढ़ चुका था। केंसी ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो अब वो ऑफिसर को बिजनेसमैन की करतूतों के बारे में एविडेंस देगा। बट उसे पता चला कि मेगुमी पहले ही निकल चुकी है उस जगह से। उसने लेटर में लिखा था कि वो बिजनेसमैन के पास ही जा रही है उसे जान से मारने के लिए। तो अब केंसी अब यहाँ मेगुमी की मदद करने के लिए जाने लगा, जिसका साथ सेगेरा देता है। दूसरी तरफ बिजनेसमैन के एम्पायर में जब मेगुमी इंटर हो रही थी तो बिजनेसमैन सोचने लगा कि शायद ये मेरे लिए काम करने आई है, बट मेगुमी ने उसे मारने की कोशिश की। वहाँ बिजनेसमैन के कई सारे लोग थे जिन्होंने मेगुमी को वार को रोका और उसे पकड़ लिया। बिजनेसमैन तो उसे मारता भी है, बट अब उसके लोगों ने बताया कि बाहर की तरफ केंसी और सेगेरा आ चुके हैं, यानी वो उनसे लड़ने के लिए आए थे। बिजनेसमैन ने तो अब अपने कई सारे साथियों को उन पर हमला करने के लिए भेज दिया था। केंसी और सेगेरा ने तो मिलकर कई सारे सैनिकों से एक साथ लड़ाई की। वो इतना तेजी से हमला कर रहे थे कि कोई उनके सामने टिक ही नहीं पाता। उन सभी से इतना बारीकी से लड़ने के बाद अब जब वो दोनों अंदर आते हैं तो पता चला कि बिजनेसमैन ने अपने 2 सबसे बेस्ट फाइटर से लड़ने के लिए उन दोनों के सामने भेजा है। वो दोनों बहुत ही ताकतवर लग रहे थे। शुरुआत की लड़ाई में वो दोनों वॉरियर तो काफी भारी भी पड़ने लगे होते हैं केंसी और सेगेरा के ऊपर। बहुत ज्यादा डैमेज देने के बाद आखिरकार केंसी ने एक वॉरियर को मार ही दिया। वो तो दूसरे को भी जाकर जल्द से जल्द मार देता है। अच्छी बात तो ये थी कि केंसी ने सारी चीजें ऑफिसर को बता दी होती हैं और ऑफिसर भी वहां पहुंच गया था। बट अब वो बिजनेसमैन तो एक मशीन गन की मदद से उन पर फायर करने लगा।
किसी भी तरीके से ऊपर की तरफ हमला करते हुए केंसी बिजनेसमैन और सेगेरा बिजनेसमैन को पकड़ते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। यानी कि अब बिजनेसमैन के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं जिससे उसे गिरफ्तार करना बनता है। केंसी जब मेगुमी को छुड़ाने गया तो मेगुमी बताती है कि क्योरू को उस अजीब से वॉरियर ने किडनैप कर लिया, इसीलिए अब वो बताए गए एड्रेस पर चला जाता है जहाँ कोई और नहीं बल्कि जीने ही था जिसने कि क्योरू को बंदी बनाकर रखा होता है। केंसी वहाँ पर आ गया उससे फाइट करने के लिए। जीने चाहता था कि वो केंसी को मारकर उसकी जगह ले ले, यानी कि वो सामुराई बनना चाहता था उससे भी ऊपर वाला। दोनों के बीच अब एक घमासान फाइट होने लगती है और तलवारबाजी से तो वो एक दूसरे को डैमेज पहुंचा रहे थे। केंसी पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए बहक गया और उसके बॉडी पर वो कटाना लग जाती है, पर वो इस तरीके से हार नहीं सकता था क्योंकि क्योरू की भी जान खतरे में थी। इसीलिए केंसी ने बहुत ज्यादा लड़ाई की और किसी भी तरीके से उस दूसरे वॉरियर यानी जीने को मार गिराया। वो उसे जिंदा छोड़ सकता था पर उसे पता है कि ये हार नहीं मानेगा, इसीलिए जीने को हमेशा के लिए खत्म करके वो क्योरू को बचा के वहां से लेकर चला जाता है। अब तो बिजनेसमैन भी गिरफ्तार हो चुका था, यानी इलीगल काम नहीं होंगे। केंसी तो अब अपनी आगे की लाइफ क्योरू के साथ ही बिता रहा था। हमारी भी कहानी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।